हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। क्या लेके आया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 9 एटॉमिक फिजिक्स का। आज के लेक्चर में क्या बताऊँगा आपको मैं? आज के लेक्चर में आपको बताऊँगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, डी एक्साइटेशन क्या होता है, और डी एक्साइटेशन के दौरान जब फोटोन रिलीज होता है तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, मैं बता दूँ आपको। ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है आपका न्यूक्लियस। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 समझ लीजिए इसको। ये सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2 समझ लीजिए। ये थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3 समझ लीजिए। ये फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4 समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एक nth ऑर्बिट समझ लीजिए। ऐसे क्या समझ लीजिए? nth ऑर्बिट। क्या समझ लीजिए? nth ऑर्बिट। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन आपका कहां पे है? z इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए? तो मतलब इसका बाउंडेशन खत्म करना है, मतलब इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए? 0। इफ इलेक्ट्रॉन हैव टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 देन इट विल गेट फ्री फ्रॉम, देन इट विल गेट फ्री हो जाएगा वो किससे? फ्री फ्रॉम बाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियस। बाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियस के बाउंडेशन से क्या हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा। सही है क्या नहीं है? तो अगर n इक्वल टू 1 पे बात करूं तो टोटल एनर्जी है कितनी? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो कितनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करूं मैं? तो टोटल एनर्जी में यानी -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर में अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? 0 होनी चाहिए। हो जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई सर? आयनाइजेशन एनर्जी आ गई 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी n इक्वल टू 1 वाले को ताकि वो फ्री हो जाए। और फ्री मतलब कहाँ पे जाके फ्री होगा? जब टोटल एनर्जी 0 होगी। टोटल एनर्जी 0 कब होगी? जब n क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर n क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। बोलो यस और नो। यहाँ पर जाके आपका जो ऑर्बिट नंबर होगा किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अगर एक्साइटेशन की बात कर रहा हूँ, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी थी। अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूँ, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं सर? एक्साइटेशन एनर्जी। अब होता क्या मैकेनिज्म ये है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ले लेता है, एक्साइटेशन एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ले लेगा, कुछ पॉजिटिव एनर्जी ले लेगा, तो बाउंडेशन न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो किसी बड़े ऑर्बिट में जाके चला जाएगा। अब किसी बड़े ऑर्बिट में क्या करता है? वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है और फिर वापस आता है। क्या आता है? वापस आता है। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। जब वापस आता है इसको क्या बोलते हैं सर? डी एक्साइटेशन। और जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जब गया तो होता है एक्साइटेशन, और जब वो वापस आता है तो उसको बोलते हैं सर डी एक्साइटेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में से निकला है वो वापस उसी ऑर्बिट में ही आना चाहता है। बोलो सही है? हाँ, हालांकि स्टेबल ऑर्बिट ये भी है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है जहां से वो निकला है। जहां पे इलेक्ट्रॉन था वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट है उसके लिए। समझ आई मेरी बात? तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा तो सही, लेकिन वहां पर कुछ सेकंड के लिए रुक के वापस आएगा। अच्छा, जब वापस आएगा तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते होंगे। कैसे? हो सकता है कि डायरेक्ट वो जैसे मान लो आपको मैं दिखा रहा हूं कि 1 से 4 पे भेजा आपने, वापस आते हुए हो सकता है 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। एक रास्ता तो ये है। एक रास्ता ये था कि 4 से 3 आए और फिर 3 से 1 आए। एक रास्ता ये 4 से 2 आए, 2 से 1 आए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो डी एक्साइटेशन के दौरान काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन एक्साइटेशन आप 1 से डायरेक्ट 4 पे पहुंचाओगे तो डायरेक्ट 4 पे पहुंचेगा, 1 से 3 पे पहुंचाओगे तो डायरेक्ट 3 पे पहुंचेगा। मैं आपको इसका डिटेल एनालिसिस भी बताऊंगा कि कैसे पहुंचाने पे कहाँ पहुंचता है। ठीक है ना, कितनी एनर्जी देने पे कहाँ पहुंचता है, ये सारी डिटेल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या हमने इसके आज के लेक्चर में सीख रहा था कि एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। चलो, एक्साइटेशन एनर्जी भी समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो हायर स्टेट में पहुंच गया। अब डी एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी है सर? अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ज्यादा एनर्जी है ना, मतलब नेगेटिव में कम है।
और यहाँ नेगेटिव में क्या है, ज़्यादा एनर्जी है ना। यहाँ अगर टोटल ओवरऑल बात करूंगा नेगेटिव काउंट करके, तो पॉजिटिव में एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ ज़्यादा। अरे यस और नो, लेकिन नेगेटिव में क्या है, कम। तो नेगेटिव से समझ लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी कम है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी और निकालेगा, तभी तो नेगेटिव में ज़्यादा एनर्जी बनेगी उसके पास जब वापस डी एक्साइटेशन के दौरान आएगा। बिल्कुल आएगा। तो वो कितनी बनेगी वो समझेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो अब मैं बताता हूँ कि वो कितनी बनेगी और कैसे बनेगी, उसको समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। देखो, तो मान लेते हैं किसी n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आ रहे हो, और n2 जो ऑर्बिट था वो हाई एनर्जी स्टेट था, है ना। तो क्या मान लेते हैं कि किसी आप ये n1 ऑर्बिट है से n2 ऑर्बिट से किस में आ रहे हो, n1 ऑर्बिट में आ रहे हो। तो n2 ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। अगर मैं अब टोटल की बात करूं, -me e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। किस में थी, जूल में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, जूल में थी। किस में थी, जूल में। तो n2 ऑर्बिट के पास ये थी, यहाँ n2 आ जाएगा। n1 ऑर्बिट के पास कितनी थी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। n1 ऑर्बिट के पास टोटल एनर्जी -me e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। थी कि नहीं थी, ये भी किस में थी, जूल में। ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है, यानी En2 एनर्जी में से जब En1 एनर्जी जाती है, तो एक एनर्जी रिलीज करता है वो। उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं हम कि हमने उसने फोटोन रिलीज कर लिया। क्या रिलीज कर लिया, फोटोन। उस फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, और वेवलेंथ की फॉर्म में होता है hc/λ। क्लियर है। जब इसका डिफरेंस लिया जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम डिफरेंस लिया जाएगा तो hc/λ की वैल्यू आ जाएगी क्या, डिफरेंस ले लो, me e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर, और आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है, ये आ जाएगा आपके पास। यस और नो, क्लियर है आपको, ये क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, मैं फिर आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझो सर यहाँ पर, सही है। तो 1/λ कितना आ जाएगा आपके पास, 1/λ आ जाएगा me e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है सर। दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। दिस इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या था, ये आपको मैंने पढ़ाया था, क्या था ये, कौन बोलेगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट। r, तो 1/λ आ गया rz स्क्वायर, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये लैम्डा किस में आया सर, मीटर में आया। किस में आया, इन मीटर। बी केयरफुल, क्योंकि ये जूल वाली एनर्जी थी, है ना। यस और नो, यस सर। तो मैंने आपको एनर्जी कितनी एमिट होती है, hc/λ। फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट होती है, h न्यू की फॉर्म में न्यू निकल जाएगा है ना, लैम्डा आ गया तो c से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू भी आ जाएगा। वेवलेंथ कितनी एमिट होती है जो फोटोन रिलीज होता है। एक्साइटेशन एनर्जी किसे कहते हैं, डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। धन्यवाद।